एवरीवन, आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिकता केवल परंपरा को ही प्रभावित करती हो, परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। किसका कहना है? ऑप्शंस हैं मैकिम मेरियट, श्रीनिवास, रिट्ज़र, मिल्टन सिंगर। ये ज़रूरी नहीं है कि आधुनिकता केवल परंपरा को ही प्रभावित करती हो, बल्कि आधुनिक जो परंपरा है वो भी आधुनिकता को प्रभावित करती है और उसमें भी परिवर्तन आता है। ऐसा तर्क किसका है? ऑप्शंस में मैकिम मेरिट, श्रीनिवास, जॉर्ज रिट्ज़र, मिल्टन सिंगर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकिम मेरिट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकिम मेरिट ने लघु और दीर्घ परंपराओं के आधार पर ही भारतीय समाज में जो दो प्रक्रियाएं हैं, जो कि हैं सार्वभौमिकरण और दूसरी है स्थानीयकरण, इसकी इन्होंने बात की थी। और मैकिम मेरिट का अध्ययन कहाँ है, इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया है? जो इनका क्षेत्र का है वो क्या है? यूपी का जो अलीगढ़ ज़िला है, वहाँ का जो गांव है किशनगिरी गांव पर इनका क्या रहा है? अध्ययन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर मैकिम मेरिट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविद्यालीकरण संबंधित है। ऑप्शंस हैं इवान इलिच, पॉलो फेरी, ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी में है भगवान दास। अविद्यालीकरण किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर इवान इलिच, पॉलो फेरी दोनों ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इवान इलिच का क्या मानना था कि जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, स्कूल हैं और जो जितनी भी टीचिंग मेथड्स होती हैं, शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं, ये सभी बच्चों को शिक्षा देने के स्थान पर उनको क्या कर रही हैं? गलत जो सूचनाएँ हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, वे सभी प्रोवाइड करा रहे हैं। और उन्होंने इसे क्या कहा कि ये जो शिक्षण व्यवस्था है, ये जो बच्चे हैं उनको उपभोक्तावादी समाज में ये ढाल रही हैं। और इनकी जो बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की बुक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह। औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन, किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह का, द्वितीयक समूह का, स्थानीय समूह का या फिर स्थायी समूह का? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक समूहों का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह को क्या कहा था कि प्राथमिक समूह के विपरीत जो समूह है उसको हम द्वितीयक समूह कहेंगे। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए द्वितीयक समूह की, तो इसका आकार क्या होता है? वृहद, बड़ा आकार होता है। अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, अस्थायी संबंध होते हैं, पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। तो ये सभी विशेषताएं किसकी थी? द्वितीयक समूह की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आधुनिक समाज में जो ज़्यादातर सामाजिक स्थितियां हैं वो कैसी होती हैं? या परिस्थितियां लिखा होगा, ठीक है, स्टेटस, जो सोशल स्टेटस हैं वो कैसे होते हैं? प्रदत्त होंगे, अर्जित होंगे, मानव निर्मित होंगे, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होंगे।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जित परिस्थितियाँ होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस एंड रोल के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी, रॉल्फ लिंटन ने की थी। इनकी बुक का नाम क्या है, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन में सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने स्टेटस एंड रोल के बारे में बात की थी। स्टेटस, रोल एंड कल्चर से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर कुछ वीडियोस मिलेंगी, उनमें उन सभी से रिलेटेड यानी कि स्टेटस परिस्थिति से रिलेटेड जितने भी टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, बहुल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, परिस्थिति क्रम क्या है, परिस्थिति प्रतिमान क्या होते हैं, रोल्स के बारे में बात की जाए, मल्टीपल रोल क्या है, ये सभी। इसके अलावा जो संस्कृति से रिलेटेड अवधारणाएं हैं, जैसे कि सांस्कृतिक लय क्या होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, इन सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये अवधारणा किसकी है, एंड वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, प्लस इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी वहाँ पर कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और लिंटन ने जो परिस्थिति है उसके प्रकार कितने बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। एक है प्रदत्त परिस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। दूसरी परिस्थिति है अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस हैं टॉयनबी, भगवान दास, सोरोकिन, ऑकबर्न। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए इनमें से कौन जाना जाता है, टॉयनबी, भगवान दास, सोरोकिन, ऑकबर्न। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑकबर्न हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। तो सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजीकरण क्या है, समाज के मूल्यों मानकों को सीखने की एक प्रक्रिया है। ये कैसी है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। प्रारंभिक समाजीकरण अगर देखें तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है बाल्यावस्था में जो प्रारंभिक समाजीकरण होता है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और इसमें गतिशीलता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज का। ऑप्शंस है पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर क्षेत्रीय विभाजन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अर्थ है समाज का, इनमें से किसका विभाजन होता है, पेशेगत विभाजन है, भाषागत विभाजन है, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है, या फिर क्षेत्रीय विभाजन है। तो यहाँ सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेमंड मोरे ने क्या कहा है कि जो स्थिरीकरण है, सामाजिक स्थिरीकरण, वो उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों का समाज में क्षैतिज विभाजन है। ठीक है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समूहों के बीच में धन को लेकर, शक्ति को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, अवसरों को लेकर एक असमान वितरण है, और ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हर समाज में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए कि किसी समाज में ना पाया जाता हो तो ऐसा नहीं है, हर समाज में देखने को मिलता है। व्यक्तियों को कार्य या योग्यता के अनुसार अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है, जिससे कि जो समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रह सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्न में से किसने जोर दिया है। ऑप्शंस हैं सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, एससी दुबे। सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्न में से किसने जोर दिया है। सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, एससी दुबे ऑप्शंस में हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर ने शक्ति या प्रभुत्व के 3 स्रोत या 3 प्रकार बताए थे। उसमें से पहली जो शक्ति की बात की उन्होंने करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति है, दूसरी परंपरागत शक्ति या प्रभुत्व की बात की, एंड तीसरी जो बताई उन्होंने विधिक या तार्किक शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यह प्रस्तावना की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है जैसे एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ऑप्शन है फूको, डेविड हार्वे, डेनियल बेल, जेएफ लियोटार्ड। ज्ञान की स्थिति बदल जाती है जैसे एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ऑप्शन है फूको, डेविड हार्वे, डेनियल बेल, लियोटार्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियोटार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते समय अंतर्निहित सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मर्टन, सोरोकिन ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उन्होंने दिया था सांस्कृतिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किस बुक में इन्होंने दिया है, सोशल चेंज थ्योरी। जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, बुक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स बुक का नाम है। और इनका ये जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसे ध्रुवीकरण का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत या अंतर्निहित सिद्धांत जैसे कि पूछा गया है यहाँ पर। इसके अलावा घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से इनका सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो जाना जाता है। अगर कहीं पर भी पेपर में इस तरीके से पूछते हैं तो सोरोकिन हो जाएगा। प्लेलिस्ट के फोल्डर में सोशल चेंज से जो थ्योरीज हैं जितने भी, जैसे कि सोरोकिन ने जो दिया है पेरेटो का जो है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत, इसके अलावा टॉयनबी का है, स्पैंगलर का है, सोरोकिन का उसमें मिल जाएगा। इन सभी के अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट्स में ज़्यादातर पूछते हैं या मैचिंग में पूछ लिया जाता है। एंड सोशल चेंज से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका अलग फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है पर चक्रीय परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है पर चक्रीय परिवर्तन कभी भी एक वृत्तीय नहीं होता। रेखीय परिवर्तन का स्रोत केवल बाहरी होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होता है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या सही है, रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है पर चक्रीय परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की निम्न परिभाषा किसने दी है कि सामाजिक परिवर्तन लोगों के कार्य करने की विधियाँ तथा विचारों में होने वाले परिवर्तन के रूप में की जा सकती है। यानी कि जो सोशल चेंज है उसको डिफ़ाइन किया है कि सामाजिक जो परिवर्तन है, लोगों के जो कार्य करने की जो विधियां हैं या फिर जो विचारों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। कोहेन, किंग्सले डेविस, जॉनसन, गिडेंस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। गिडेंस क्या कहते हैं, एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है
और जब इस अंतर्निहित संरचना में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंथोनी गिडिस ने क्या कहा, हर एक सामाजिक संरचना के अंदर एक उसकी अंतर्निहित संरचना होती है। जब उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन देखने को मिलेगा, परिवर्तन होता है, तो उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किसका कहना है? एंथोनी गिडिस का कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जॉनसन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? औपचारिक साधन पूछा गया है सोशल कंट्रोल का। कानून, परंपरा, धर्म, जनरीतियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो परंपरा है, धर्म है, जनरीतियाँ हैं, ये सभी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों में आएंगे। ठीक है, और औपचारिक साधन क्या होगा? कानून होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की बात की जाए तो चार्ल्स कूले एंड बर्नार्ड हैं, उन्होंने दो तरह के नियंत्रण की बात की थी। नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए। पहला चेतन नियंत्रण और दूसरा अचेतन नियंत्रण। ठीक है, पहला चेतन नियंत्रण और दूसरा अचेतन नियंत्रण किसने बताया? चार्ल्स कूले एंड बर्नार्ड ने। सेकंड, किम्बॉल यंग सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताते हैं। पहला सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और दूसरा नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो ऑप्शन ए कानून यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता व जनसंख्या वृद्धि में विपरीत संबंध की बात की? सामाजिक गतिशीलता व जनसंख्या वृद्धि में विपरीत संबंध पाया जाता है, किसने कहा है? ऑप्शंस है माल्थस, सदरलैंड, दुर्खीम, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का इन्होंने गतिशीलता का सिद्धांत दिया हुआ है, सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड है ये। सोशोलॉजी, डेमोग्राफी, समाजशास्त्र, जनांकी, एक आपका 4th सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर होता है एमए में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है वहाँ पर। ठीक है, और आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें वहाँ पर जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो थियरीज दी है, माल्थस का क्या है, स्पेंसर का क्या है, दुर्खीम ने क्या दिया है, सदरलैंड का क्या है, उन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस वीडियोस में कराए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दुर्खीम हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि जो सामाजिक गतिशीलता है और जो जनसंख्या वृद्धि, उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। जिस समाज में जितनी अधिक गतिशीलता होगी वहाँ पर जो जन्म दर है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। जिस समाज में जितनी अधिक गतिशीलता होगी या फिर जो समाज जितना अधिक गतिशील होगा वहाँ जन्म दर क्या होगी? उतनी ही कम होगी। किसने कहा है? दुर्खीम ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है, किसने कहा है? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, कोराडोगिनी, सी.पी. ब्लैकर, वॉर्ड। स्पेंसर, कोराडोगिनी, सी.पी. ब्लैकर, वॉर्ड ऑप्शंस में हैं। समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है, किसने कहा है? तो यहाँ पर स्पेंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो जनसंख्या संबंधित सिद्धांत है वो है प्रजनन फलन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, प्रजनन फलन का सिद्धांत स्पेंसर का है और जनसंख्या का जो गतिशीलता का सिद्धांत दिया है वो दुर्खीम ने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज के नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है या कथन है? फ्रेजर, दुर्खीम, मैक्स मूलर, टाइलर। धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है, किसने कहा है? फ्रेजर, दुर्खीम, मैक्स मूलर, टाइलर ऑप्शंस में हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खिम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खिम्स की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं, जैसे कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। नेक्स्ट है द सुसाइड, नेक्स्ट क्या है द सुसाइड। नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट बुक है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, ये दुर्खिम की एक हो जाएगी बुक। एंड इसके अलावा सोशोलॉजी एंड फिलोसफी, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी है दुर्खिम की। और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो सामाजिक तथ्य और जो श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है, आत्महत्या का जो इनका सिद्धांत था, आत्महत्या की 4 प्रकारों की इन्होंने बात की, एकता, स्वाभाविक एकता और यांत्रिक एकता के बारे में भी दुर्खिम ने बात की हुई है। तो ऑप्शन बी दुर्खिम यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। यह कथन है। ऑप्शंस हैं गुडे एंड हॉट, किंग्सले डेविस, विलियम एफ वाइट, लिपले। मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग एक गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। नेट के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विलियम एफ वाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्धतिकीय रूप में सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है। पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है, यह तर्क है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन, एमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट। मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन, एमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जातीय भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका कहना है? ऑप्शन है आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह, ल्यू ड्यूमो। बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण करता है, पर वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहना योगेंद्र सिंह का है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है योगेंद्र सिंह की, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज, मृत्यु, अपहरण, यौन उत्पीड़न, पत्नी को मारना। घरेलू हिंसा का रूप नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपहरण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है? सही है पूछा गया है। रीता मनचंदा, भारत में महिला आंदोलन, मार्था एचिन, द्वंद्व में महिलाएं, नीरा देसाई, विधवाओं की दशा, वंदना शिवा, पारिस्थितिकीय नारीवाद। कौन सा सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदना शिवा हो जाएगा। वंदना शिवा, पारिस्थितिकीय नारीवाद, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रीता मनचंदा की बात की जाए तो द्वंद्व में महिलाओं, जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। मार्था ए चिन की बात की जाए तो विधवाओं की दशा से रिलेटेड है।
और जो नीरा देसाई हैं भारत में महिला आंदोलन से रिलेटेड हो जाएंगी। नीरा देसाई भारत में जो महिला आंदोलन है उनसे रिलेटेड हो जाएंगी। वंदना शिवा पारिस्थितिकी नारीवाद से रिलेटेड है, ठीक है। मार्था एचिन विधवाओं की जो दशा है उनसे रिलेटेड है, और रीता मनचंदा द्वंद्व में महिलाएं से, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द गैंग नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? G.C. होम्स, रॉबर्ट पार्क, F.M. थ्रेशर, डेविड ग्राम कूपर। द गैंग बुक है किसकी है? तो यहाँ पर F.M. थ्रेशर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन ने जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्य की 8 अवस्थाओं का निरूपण किया है। एरिक एरिक्सन द्वारा निरूपित मनुष्य की 8 अवस्थाओं का मूल लक्षण क्या है? स्वयं का सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास, आत्मविकास की अपनी स्वयं की समझ, अपने स्वयं के विकास की औरों द्वारा समझ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का विकास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की परिभाषा करते समय सामाजिक नेटवर्क की संकल्पना का प्रयोग किया है। ऑप्शंस है लेवी स्ट्रॉस, A.R. रैटक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, नाडेल। सामाजिक संरचना को परिभाषित करते समय सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग किसने किया है? लेवी स्ट्रॉस, रैटक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, नाडेल ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाडेल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका जोड़ की जो अवधारणा है वो भी नाडेल ने ही दी हुई है। सामाजिक संरचना को नाडेल मूर्त बताते हैं और कहते हैं कि इसे समाज के जो सदस्य हैं उनके व्यवहारों में देखा जा सकता है। तो सामाजिक संरचना इनके लिए क्या है? मूर्त है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? बुक किसकी है? माइंड एंड सोसाइटी। ऑप्शन है G.H. मीड, M. मीड, V. पेरेटो, रॉल्फ लिंटन। G.H. मीड जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, M. मीड मॉर्गेट मीड है, पेरेटो लिंटन ऑप्शंस में है। माइंड एंड सोसाइटी बुक है। तो ये बुक किसकी हो जाएगी? पेरेटो की हो जाएगी। पेरेटो का अभिजात वर्ग का सिद्धांत, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अगर नहीं पता है थ्योरी क्या है इनकी, तो आप सोशल चेंज से रिलेटेड फोल्डर आपको मिल जाएगा, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। उसमें आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी, उनमें से एक है पेरेटो की भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन्होंने समाज को क्या कहा कि समाज मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर के बना हुआ है। सोसाइटी के बारे में पेरेटो का क्या कहना है कि जो समाज है वो मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर के बना है। क्रिया के भी 2 प्रकार बताते हैं, तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, ये बात की है। इनमें से किसने समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है वो व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, किसने कहा है? ऑप्शन है मार्क्स एंड एंजल्स, गोडार्ड, लैंडल्स, अल्थुजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स एंड एंजल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। ये जो बुक है वो किसकी है? मॉर्गेट मीड, G.H. मीड, कॉलमैन हिम, डेनियल विल ऑप्शंस में है। मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलमैन हिम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का समाजशास्त्र है, उस पर भी जो कॉलमैन हिम है उन्होंने बात की हुई है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कॉलमैन हिम ने ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब ये किसकी बुक है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। S.L. कालिया, ऑस्कर लेविस, गुन्नाह मिर्डॉल, एडम स्मिथ। S.L. कालिया,
ऑस्कर लेविस, गुरनाम मिर्डॉल, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑप्शंस, कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये बुक है, तो बताइए किसकी है? ऑस्कर लेविस की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको के युकाटन में जो परिवार हैं उनका उस पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। यूपी के रामपुर पर भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। और जजमानी जो व्यवस्था है, जजमानी सिस्टम, उसका जो उन्होंने अध्ययन किया है वो संघर्षवादी दृष्टिकोण या संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य से जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया हुआ है। और जजमानी जो व्यवस्था है, जजमानी सिस्टम, इससे रिलेटेड एक वीडियो है, उस पर विलियम वाइजर ने क्या कहा है, उनका जो परिप्रेक्ष्य, जिस नज़रिए से उन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की है। और उसके अलावा जो ऑस्कर लेविस ने जो विचार दिए हैं जजमानी व्यवस्था से रिलेटेड, उनके बारे में बताया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ऑस्कर लेविस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर नवीकरण की अवधारणा किसने दी है? नगर नवीकरण की अवधारणा। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लॉस, होप ड्रिसडेल, होमर हाइट। रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लॉस, होप ड्रिसडेल, होमर हाइट ऑप्शंस में है नगर नवीकरण की अवधारणा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूथ ग्लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। आइए देखते हैं। पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा है भूमि के स्वामित्व के आधार पर। एंड चौथा है अधिकार और सत्ता के आधार पर। तो दुबे ने गांवों का जो क्लासिफिकेशन किया है उनमें से किन के आधार पर किया हुआ है? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।